नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने फैसलों से पलट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेपटरी हो रही है बीजेपी। या कह सकते हैं कि बीजेपी बेपटरी होती जा रही है, यानी पटरी से लगातार उतरती हुई दिख रही है। वैसे मोदी सरकार के नाम पर यह भी एक रिकॉर्ड हो सकता है कि कितनी ट्रेनें उसके शासन में पटरी से उतरी या जिसके डिब्बे इंजन से अलग हो गए। लेकिन दोस्तों, यहां मैं ट्रेनों के बेपटरी होने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बीजेपी के ट्रैक से उतरने की बात कर रहा हूं। दरअसल अब तक मोदी ने जनता से झूठे वादे ही किए थे। आपने देखा कि 15 लाख हर इंसान, हर नागरिक के खाते में आएंगे, ये नारा बीजेपी ने ही दिया था। और हर साल 2 करोड़ नौकरियां जैसे वादे भी बीजेपी ने ही किए थे। लेकिन अब तो सरकार में शामिल लोग झूठे आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं और सरकार के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी घरेलू और विदेशी मामलों में या घरेलू और विदेश मामलों को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उसके झूठ भी सामने आ रहे हैं। मोदी ने किस तरह देश को गुमराह किया है, यह तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत के झूठे बयान पर बीजेपी कैसे फंस गई है। दरअसल परसों यानी रविवार को कंगना रनौत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं से रेप का आरोप लगाया और साथ ही इस आंदोलन में अमेरिका और चीन की भूमिका का जिक्र भी किया था। और लाशें टंग रही थी वहां पेड़ों पे, ये बात भी कंगना रनौत ने कही थी। कंगना रनौत के इस बयान पर जब बवाल उठा तो बीजेपी ने इससे पहले तो किनारा कर लिया और अभी खबर यह आ रही है कि आज उनकी पेशी है जेपी नड्डा के सामने। अभी जेपी नड्डा ही बीजेपी के मुखिया हैं, यानी उसके अध्यक्ष हैं। जो भी अध्यक्ष कह लें, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंशन अध्यक्ष कह सकते हैं, वो हैं। तो उनके सामने पेशी होने वाली है थोड़ी देर बाद, ऐसी खबर आ रही है। खैर, लेकिन यहाँ किनारा कर लिया गया बीजेपी की तरफ से कि हमने उन्हें कंगना रनौत को बोलने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन सवाल तो अब भी खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े आरोप को तो कंगना साबित करें या बीजेपी उन पर कार्रवाई करे। और अगर ये बात झूठी है तो फिर क्या बीजेपी इसके लिए किसानों से माफी मांगेगी? कंगना रनौत के इस बयान के बाद उधर हरियाणा में हलचल तेज है और दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी ने कल रात एक बड़ा सा ट्वीट लिखा था। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको पहले देख लेते हैं। यहां साफ साफ राहुल गांधी जो बात लिख रहे हैं, देखिए उसमें कह रहे हैं कि इस देश में किसानों का अपमान, किसानों के से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाकर रहेगा। यह बात राहुल गांधी ने की थी। यानी राहुल गांधी ने बता दिया कि इस देश में किसानों का अपमान और उनसे वादा खिलाफी दोनों ही नहीं चलेगी। वैसे हरियाणा के चुनावों से पहले कंगना रनौत का यह बयान बीजेपी को फंसा चुका है। उधर नरेंद्र मोदी भी अपने बड़बोलेपन में फंसते हुए दिख रहे हैं। मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और माना जा रहा था कि इस बातचीत में मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा की जानकारी अमेरिका को दी होगी कि अभी मैं यूक्रेन गया था। लेकिन इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की। साथ ही बांग्लादेश में सामान्य हालत हो और उसकी बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ये बात भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखकर बताई। वहीं अमेरिका ने इस बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया है वो बहुत दिलचस्प है।
उस स्टेटमेंट में बाइडेन के बयान में अब बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं है। और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि मोदी और बाइडेन के बीच क्या वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर चर्चा हुई होगी। सवाल यह भी है कि आखिर मोदी ने जब सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस, जो अभी बांग्लादेश के कर्ता धर्ता हैं, सर्वोच्च पद पे वही बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा की है, तो फिर उन्हें बाइडेन के सामने इसका जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी। मोदी ने यूक्रेन से आने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है। हालांकि यह फोन रूस की तरफ से लगाया गया है या भारत की तरफ से लगाया गया, यानी भारत ने किया है, यह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से फोन आया था और अमेरिका ने इधर नरेंद्र मोदी से यह जानने समझने की कोशिश की थी कि यूक्रेन आप गए हैं तो उसका लेखा जोखा दे दीजिए, रख दीजिए यहां सामने। तो अमेरिका ने फोन किया, नरेंद्र मोदी ने बता दिया, लेकिन उसमें अमेरिका का साफ साफ कहना है कि हमने बांग्लादेश के बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ी कि बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा यहां करें, और वो भी एक्स पर लिखकर कि हमने अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति से यह बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जब रूस के राष्ट्रपति से आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस बातचीत में भी बहुत सारी चीजें क्लियर अभी नहीं है। वैसे इस बातचीत को लेकर मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की है। रूस और यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा को लेकर भी बात की है। वहीं पर क्रेमलिन की तरफ से, यानी पुतिन की तरफ से जारी किया गया जो बयान है, उस बयान में बताया गया है कि मोदी ने पुतिन को अपने हालिया यूक्रेन दौरे के बारे में जानकारी देने के साथ ही यूक्रेन में चल रही स्थिति के संभावित राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में योगदान देने में अपनी रुचि को जाहिर किया है। ऐसे में पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन के अधिकारियों और उनकी विनाशकारी नीति के बारे में बताया, जिन्हें वेस्टर्न देशों का पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है। अगर पुतिन ने साफ साफ बताया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर रूस खुश नहीं है, यानी यहां भी मोदी की रणनीति बेपटरी हो रही है। इधर घरेलू, ये थोड़ा सा विदेशी मामला यहां रखना इसलिए जरूरी था कि कैसे नरेंद्र मोदी बेपटरी हैं, कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कई जगहों पे झूठ बोल रही है, बार बार यहां पर ऐसे कहें तो गुमराह करते हुए ये नजर आती है ये सरकार देश की जनता को। ये रखना जरूरी था। इसमें ताज़ा तरीन दो मसले यहां आपके सामने हमने रखे। ये दोनों मसले जो हैं वो विदेश से हैं, एक रूस से और दूसरा अमेरिका से। इधर घरेलू मोर्चे पे देखिए, घरेलू मोर्चे पर देखें तो कंगना के बयान के अलावा वक्फ बोर्ड के मामले में भी अब मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि जेडीयू ने कहा, जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि जेपीसी में वो मुस्लिमों की चिंताओं को उठाएगी। आपको बता दूं कि इस मामले में बनी 31 सदस्यों वाली जेपीसी में जेडीयू की तरफ से सुपौल सांसद दिलेश्वर कमेत भी हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जेपीसी की बैठक में मुस्लिमों की चिंताओं को सामने रखेंगे। जेडीयू का ये जो फैसला है ये भी बीजेपी को बेपटरी करने वाला है। खासकर चुनावों के माहौल में ये खबरें मोदी सरकार के लिए अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र और उसके अलावा उत्तर प्रदेश तक, इन सब में जीत के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। कल आपने देखा होगा, सुना होगा एक बयान, वो बयान है योगी आदित्यनाथ का। और क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर एक नहीं रहेंगे तो मरेंगे, कटेंगे, ऐसा ही कुछ कहा है। और ऐसी चीज़ें जो नफरती चीज़ें रहती हैं मैं याद भी नहीं करता हूं, इसलिए रखता भी नहीं याद, इसलिए बिल्कुल वही शब्दशः आपके सामने नहीं रख रहा हूं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे को लाने के लिए आप वक्फ बोर्ड को लाते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को लाने के लिए बुलडोजर से लेकर आप तमाम चीज़ें लाते हैं और एकजुट रहने का आह्वान करते हैं। आप हिंदुत्व के एजेंडे को लाने के लिए बांग्लादेश की बात करते हैं और वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका झूठ जो वो पकड़ा जाता है, उजागर होता है, और आप हिंदुस्तान में देश के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। वही पश्चिम बंगाल में भी आज जिस तरह मार्च निकाला गया था, छात्रों का मार्च था, नबान्न मार्च कहा गया इसको, और नबान्न मार्च को लेकर हंगामा हुआ है, उसमें भी बीजेपी का असली चेहरा सबको नजर आया है। और उसको लेकर अब दूसरी तरफ कल बीजेपी ने 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कल कोई बंद नहीं होने वाला, हम बंद करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
तो आइए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। इन तमाम चीजों में राहुल गांधी का जो वो ट्वीट आपने देखा, और जो हम लिख रहे हैं कि राहुल ने दिखा दी असली ताकत, क्यों कह रहे हैं? यहां राहुल गांधी की तरफदारी करने के लिए हम नहीं बैठे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे है कि राहुल गांधी जो हैं वो असली ताकत क्या दिखा रहे हैं। क्या असली ताकत के कारण यहां बार बार नरेंद्र मोदी को झूठ बोलना, उनकी सरकार को झूठ बोलना पड़ रहा है? और इसी कारण क्या मोदी और उनकी सरकार बेपटरी होती जा रही है? क्या इसे बेपटरी वाली सरकार कहा जाए? बहुत सारे सवाल हैं। क्या मोदी बेपटरी होती बीजेपी को ट्रैक पर ला पाएंगे? यह भी एक सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, 5 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील अख्तर जी, ये झूठ, बेपटरी, गुमराह, ये जो सारी चीजें हैं क्यों चस्पा हो रही हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ में? बहुत सारी चीजें यहां रखना चाहता था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे साथी भी कहने लगते हैं कि आप ही सिर्फ कहते हो, बकबक करते हो, बाकी साथियों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। इसलिए आप प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, 4 राज्यों में चुनाव है और इन 4 राज्यों में जो सबसे पहले पोलिंग होगी, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होना है, वहां कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बहुत सफलतापूर्वक जो है गठबंधन बना लिया है। अब आप सोचिए कि परेशान क्यों नहीं होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वहां पे जो सोचती थी कि इस बार जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करूंगी, और वहां जैसे ही उसने सीटें अनाउंस की, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस से पहुंच गए, नारे लगाने लगे, विरोध प्रदर्शन हो गया, नेताओं को ऑफिस छोड़ के भागना पड़ा। बीजेपी जो कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं, वहां कल इतना बड़ा बवंडर हुआ कि 2 बार उन्होंने लिस्ट निकाली और दोनों बार कैंसिल करी उन्होंने जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित कर दिया कि भाई 51 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 32 पे हम लड़ेंगे, 2 सीटें हम छोड़ रहे हैं एक नेशनल पैंथर्स पार्टी के लिए और एक छोड़ रहे हैं हम सीपीआई-एम के लिए, और बाकी जो है 3 या 4 सीटों पे हम लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। सब कुछ आराम से हो गया। कांग्रेस ने रात को लिस्ट निकाल दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिस्ट निकाल दी, तो परेशान क्यों नहीं होंगे। और आज अभी जो है कांग्रेस ऑफिस में हरियाणा पे सीईसी चल रही है। हरियाणा के बारे में भी बहुत जल्दी टिकटों का अनाउंस हो जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है हरियाणा में कंगना रनौत के बयान पे इस तरह फंसी हुई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या करेंगे नड्डा जी उसे बुला के? जैसे प्रज्ञा ठाकुर को कहा था वैसा ही कोई बयान आ जाएगा, मगर वो ये नहीं देख रहे कि कंगना रनौत का बीजेपी के अंदर से जो उनके समर्थक हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, कितने लोगों ने समर्थन किया है। लोग कह रहे हैं कंगना रनौत ने सही कहा। भाई, जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त जो ये बोला जा रहा था कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये मवाली हैं, तो ये सब पीछे से आ रहा था ना, फीड हो रहा था ना, इन लोगों को बताया जा रहा था, तो यही वो बोल रहे थे। कंगना रनौत की गलती हम तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसको रात दिन जो सुनाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वही तो वो बोलती हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ था। और वही क्या, उनकी छोड़ दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी कि 2014 से इस हिंदुस्तान में पैदा होना शर्म की बात थी, सर शर्म से झुक जाता था। यही सब तो इनको सिखाया गया है। 2014 में आजादी मिली, पढ़े लिखे लोगों को नेहरू जो है राजनीति में ना आए इसलिए नौकरी देके बाहर भेज देते थे। नेहरू ने नौकरी दी तो उसको भी वो नेगेटिव रूप से पेश करते हैं कि नेहरू नौकरी इसलिए देते थे, नेहरू आईआईटी और एम्स इसलिए खोलते थे कि लोग पढ़े लिखे और राजनीति में ना आए। तो ये सारे के सारे जो प्रचार है, ये झूठ है, जो अफवाहें हैं, यही तो कंगना रनौत कहती है और दूसरे लोग कहते हैं। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, सिखाया ही ये गया है। खुद प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई
तो तुम्हारी एक भैंस छीन के ले जाएगी। ये किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? तो आज हरियाणा में अगर मोदी जी परेशान हैं, मोदी जी फैसले बदल रहे हैं, तो नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे? हरियाणा में तो वैसे भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी, और इस बयान के बाद तो वहां और हवा तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर का हमने आपको बता ही दिया। महाराष्ट्र में और झारखंड में ये चुनाव की घोषणा करने का अभी साहस नहीं कर पा रहे। करना तो पड़ेगा, यहां पे ले आइए झारखंड में, लेकिन इनको लाने से कुछ होगा तो नहीं। सोरेन साहब को, चंपई सोरेन साहब को, इससे तो और वहां नाराजगी फैलेगी। जो आदिवासी है तो आदिवासियों के नेता है, आदिवासियों के साथ वहां पे जितना अत्याचार हुआ है, हर जगह हो रहा है, उसका तो रिएक्शन होगा। तो इसलिए मोदी जी का बैकफुट पे आना जो है वो बड़ा स्वाभाविक है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इतने कामयाब तरीके से कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इन सारे राज्यों की तैयारी कांग्रेस में बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लोग सोचते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौता नहीं होगा, और बीजेपी ने इसके खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा हो गया। सवाल बीजेपी से होने लगे, बीजेपी से सवाल यह होने लगे कि आप तो कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते की बात। आपके जो पहले गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने तो नॉर्थ ब्लॉक में हुर्रियत को बुला के ऑफिशियल मीटिंग की थी, प्रेस नोट बांटा था उसका, वो प्रेस नोट है, ऑफिशियल सब कुछ, फोटो खिंचवाए गए थे जी। तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। शेख अब्दुल्ला जो है 1947 में जब कबायली घुस आए थे, वो पाकिस्तानी सैनिक ही थे दरअसल, कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सरकार ने भेजे थे उनको, तो वो डंडा लेके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों के साथ से लड़ने पहुंच गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो शक की कोई गुंजाइश कभी रही नहीं है, और मान लो है शक की गुंजाइश, तो वाजपेयी सरकार ने उसके साथ मिलकर केंद्र में सरकार क्यों बनाई थी? उमर अब्दुल्ला साहब विदेश राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और फिर 2014 का जो चुनाव के बाद 2015 में हुआ था, वो 2015 में आपने मुफ्ती साहब के साथ समझौता करके उप मुख्यमंत्री पद लिया था जी। और आप शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू पहुंचे थे आदरणीय मोदी जी 2015 में शपथ ग्रहण हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद का दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे वो, एक बार बने थे 2002 में, फिर 2015 में। तो मोदी जी पहुंचे वहां, और मुफ्ती साहब ने क्या कहा? थैंक्स टू पाकिस्तान। मोदी जी के सामने थैंक्स टू आतंकवादी कि इन्होंने यहां पे चुनाव होने दिया। चुनाव का श्रेय मोदी जी को नहीं दिया उन्होंने, और मोदी जी चुप रहे। क्यों? क्योंकि सत्ता मिल रही थी, उप मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, और फिर महबूबा के साथ किया उन्होंने समझौता। तो ये सारे के सारे जो सेल्फ कंट्राडिक्शन से अंतर विरोध हैं, अब सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में स्थिति आज की तारीख में यह है कि बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा असंतोष है, और असंतोष का कारण टिकट वितरण जो है वो तो है ही है। दूसरा यह है कि आपने 370 हटा दी, ठीक है, लेकिन आपने किया क्या? आपने वादा किया था कि हम जम्मू में ये करेंगे। जम्मू में भ्रष्टाचार बढ़ा, जम्मू में समस्याएं बढ़ी, नौकरी नहीं मिली। जम्मू में सब लोग जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि डोगरे हैं वहां पे, डुग्गर प्रदेश कहलाता है, वीर बहादुर नौजवान हैं, लड़के हैं, और सेना में जाते हैं सब जी। पूरी सेना जो है वो जम्मू के लोगों से, डोगरों से भरी रहती है। अब वो तो अग्निवीर में जाने को तैयार नहीं है, अग्निवीर में नहीं जा रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है। जाने कितने जनरल हुए हैं जोरावर सिंह जैसे, लेकिन आज की तारीख में नौकरी नहीं है वहां। कोई उद्योग धंधे की इतनी बात कर रहे थे, एक उद्योग नहीं लगाया वहां पे। तो ये सारी की सारी परेशानियां मोदी जी को फेस करना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इन 4 राज्यों में हार का मतलब है कि मोदी जी ने अभी तो 4 फैसले वापस लिए, कुछ और छोटे मोटे लिए। कल हमने लिखा था एक दूध के ऊपर A1 और A2 बना दिया था। वैज्ञानिकों ने कहा भाई कि ये आप अवैज्ञानिक बातें पैदा मत करिए कि दूध में A1 और A2 मत बनाइए इसको, तो पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर दबाव पड़ा, फिर वो फैसला वापस ले लिया, कल वापस लिया है ये।
आप देखिए कि किस तरह के बेमतलब के फैसले हो रहे हैं। दूध के ऊपर A1 और A2 एक क्वालिटी है, A1 क्वालिटी होगी, एक A2 क्वालिटी होगी। खूब भ्रमित होंगे लोग। तो ये सारे के सारे जिसे कहते हैं गिमिक्स करके वो अपनी राजनीति कर रहे थे 10 साल राहुल से। गांधी के लिए फायदेमंद है ना विपक्ष के लिए। हाँ, A1 तो हो गई वो तो। लिखना तो फायदेमंद है विपक्ष के लिए, ठीक है। अगर आपको A1 A2 की मदद करनी है तो वो हाँ, वो बात खरीदिए। पहुंचेगी वहां तक, वो पहुंचेगी वहां तक भी पहुंचेगी बात वो बात वहां तक भी पहुंचेगी। लेकिन राहुल गांधी तो संसद में नहीं बोल रहे हैं, लोकसभा में नहीं बोल रहे, बाहर तो खुल के नाम लेके बोल ही रहे हैं। किसमें इतनी हिम्मत है? राहुल खुल संसद के बाहर तो अंबानी अडानी बोलते ही हैं। ठीक है, संसद में उन्होंने कहा, राहुल ने बीच का रास्ता निकाला, अच्छा निकाला कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। वो अपनी बात कह रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के बारे में हम ये और बता दें आपको कि जल्दी ही वहां पे जो है सबसे पहले जो है प्रियंका गांधी का दौरा शुरू होने वाला है। प्रियंका गांधी वहां जा रही हैं, जो वहां पे दौरा करेंगी। उसके बाद सभी के प्रोग्राम बन रहे हैं, खड़गे जी का भी बन रहा है, राहुल का भी बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 साल बाद ये चुनाव कराने की हिम्मत की है मोदी जी ने। आज तक इतना लंबा गैप कभी नहीं हुआ है 10 साल का। और उम्मीद इन्हें क्या थी कि हम वहां पे पहली बार सरकार बना लेंगे। लेकिन जिस तरह जम्मू में इनका विरोध हो रहा है, जम्मू में इन्हें सीटें बढ़वा ली अपनी, नया परिसीमन करवा के, लेकिन उन सब से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या तो मोदी जी के लिए है। और देखिए, फैसला तो चुनाव से होता है सीधा सीधा। 240 पे वहां रोक दिया, और अब ये 4 राज्यों के चुनाव में अगर मोदी जी हार गए तो फिर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी वोट के चरी तो कहलाते हैं ना, कि वोट लाते हैं, वो उनके नाम से वोट मिलते हैं, वो एक चेहरा है। उस चेहरे को जब वोट ही नहीं मिलेंगे तो फिर बीजेपी के लोग काहे के लिए उन्हें रखेंगे? तो ये सारे सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हरियाणा में बहुत ही बुरी स्थिति में है। आपको मालूम ही है कि वो आज अभी तक तो शायद हमें फैसला की खबर मिली नहीं है हमें। आज चुनाव आयोग की बैठक थी आज हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने की। बीजेपी मांग कर रही है कि चुनाव की तारीख बदल दी जाए। अंदर से वो कह रही है कि चुनाव स्थगित ही कर दिए जाए, अगले साल कराए जाए। लेकिन ओपनली वो कह रही है कि 1 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है, वो 1 अक्टूबर को चुनाव ना करवाएं वो। तो आज मीटिंग थी चुनाव आयोग की, लेकिन अभी हमने देखा था यहां बैठने से पहले, हमें अपडेट कोई नहीं मिला कि बदला है चुनाव आयोग ने कि नहीं बदला। तब तो चुनाव टालने की बात होने लगी है, चुनाव से ही घबराने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ ही महाराष्ट्र के और झारखंड के अनाउंस करना थे, तो चंपई सोरेन की वजह से चलिए रुक गए वो। कि चंपई सोरेन के आने से क्या होगा? ऐसे जाने कितने बागी जो हैं कांग्रेस से टूट के, दूसरी क्षेत्रीय दलों से टूट के बीजेपी में शामिल होते रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। समस्या तो सबसे बड़ी ये कि आपने जो वादे किए थे, जो आप गिना रहे थे अभी, कि किसानों से वादे, 15 लाख के वादे, 2 करोड़ सालाना नौकरी के वादे, उनका क्या हुआ? जी। जनता तो अब सीधे सीधे पूछने लगी है, वो हिंदू मुसलमान में नहीं उलझ रही कि आपने वहां अमेरिका को फोन करके कह दिया कुछ और यहां बता रहे हैं कुछ। भाई, आप जब यूक्रेन गए तो आज जो हमारे विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबार क्या लिख रहे हैं हम नहीं बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक क्या कह रहे हैं हम अभी बताने वाले नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे जो राजनयिक हैं, इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, वो कह रहे हैं यूक्रेन जाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए आप यूक्रेन? यूक्रेन में जाके आपने भारत की बेइज्जती करवाई है। ये सब चीजें विदेश नीति पे जितना कम बोला जाए, क्योंकि विदेश नीति होती है, देश की नीति होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर अलग होती है, रक्षा नीति, विदेश नीति। लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया ऐसा बोलने के लिए, जो खुद विदेश में जाके बोलते हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात थी। जी। आप देखिए कि वहां पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में इनसे कहा कि आप अपना रोल नहीं निभा पाए मिस्टर मोदी, भारत अपना रोल निभाने में असफल साबित हो गया है, और सऊदी अरब ने वह मध्यस्थता करा दी। जो यूक्रेन और रूस के कैदियों के बीच अदला बदली हुई है, वो सऊदी अरब की मध्यस्थता से हुई है। ये गए थे वहां मध्यस्थता करने, उसने सलाम कर लिया, पुतिन पहले ही सलाम कर चुके थे। ये सब चीजें जो है, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, इज्जत भारत की होती थी, मोदी जी समझते हैं मेरी हो रही है। अब इस गलतफहमी को कैसे दूर किया जाएगा? इज्जत भारत की होती थी,
भारत की महानता की होती थी। भारत में नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए एक दुनिया में जगह बनाई थी। ये अभी गए थे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मजाक उड़ाया ये। जैसे अभी जब चीते छोड़े थे तो कबूतरों का मजाक उड़ा दिया था। हर चीज का उपहास। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता को आप लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते और न जनता लंबे समय तक भूल सकती है। अभी सॉरी एक बात और याद आ गई, लास्ट बोल रहे हैं हम कि अभी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। वो जो नेहरू ने बनाई थी शिवाजी महाराज की मूर्ति आज वैसी की वैसी है। अभी हो सके तो आप फोटो दिखा दीजिए, फोटो बहुत चल रहा है। वो दो मूर्तियां, शिवाजी महाराज की मूर्ति अंदर से खोखली निकली। महाराष्ट्र के जितने नेता हैं एकनाथ शिंदे समेत वो सब कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े घबराए हुए हैं। शिवाजी महाराज से बड़ा वहां पे कौन सा व्यक्तित्व हुआ है? उसकी मूर्ति आप नहीं बना पाए, खोखली मूर्ति बना देते हैं आप। अभी उज्जैन में देखा था, महाकाल में किस तरह मूर्तियां हवा में उड़ गई थी। सब कुछ झूठा, सब कुछ खोखला, सिर्फ हवाई बातें। 10 साल चल लिया, अब इसके बाद जो है ये सब बहुत मुश्किल है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे अभी शकील जी, और बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति अभी 2 दिन पहले गिर गई, टूट गई, और उस मूर्ति को साल भर पहले ही नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। काफ़ी चर्चा इस बात की भी है, और महाराष्ट्र का जब जिक्र आए और शिवाजी महाराज की बात अगर न हो और अगर बात होती है उनके प्रति सम्मान ना हो तो फिर ये बड़ा दुखद होता है। ये देखिए, ये मूर्ति है और इस मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया था, फडणवीस वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद आप देखिए कि क्या हश्र हुआ है, क्या हाल है अभी ये, और कैसे बनाई गई मूर्ति। क्या इस मूर्ति में घोटाला हुआ है? इस मूर्ति के आकार को देखकर तो यही समझ में आता है कि घोटाला है, तभी तो एक तेज़ हवा का झोंका ये मूर्ति नहीं सहन कर पाई। तो यही है इस विकास का मॉडल जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। बार बार आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को एक्सपोज होना पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं झूठ के दम पर इस सरकार को आगे बढ़ाना चाहती है। वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो उसमें भी देखिए, जो जेडीयू सदन के अंदर, ललन प्रसाद सिंह ने सदन के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी, ललन प्रसाद जो हैं वो जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी अगर कहती है, उधर बिहार में जो उनके सदस्य हैं 31 सदस्य जो जेपीसी का गठन है उसमें वो भी सदस्य हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें मुसलमानों का पक्ष रखना पड़ेगा। तो ये जो बेपटरी है वो बेपटरी आखिर कहाँ तक, जरा समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी। बहुत सारे एक्चुअली मुद्दे इतने हो जाते हैं कि जिन पे किस पे चर्चा करें किस पे ना करें, बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में एक राह ढूंढने की कोशिश, एक ठिकाना ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और जिसमें बार बार वो अपने उस एजेंडे को लाने की कोशिश कर रही है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। आप थोड़ा केयर कीजिए, ध्यान से देखिए, तो बार बार उसी हिंदुत्व के पिच पे आने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चाहे वो बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, या कोलकाता की बात ही क्यों ना हो, हर जगह वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश, और या इन दोनों चुनावों की बात क्यों ना हो। क्या यहां बीजेपी, नरेंद्र मोदी खासकर, उनकी सहयोगी कंगना रनौत, ये सब बीजेपी को उस पटरी पर ला पा रहे हैं, या अब पटरी से बिल्कुल उतरती हुई, घिसटती हुई गाड़ी कहां रुक जाएगी इसका बस इंतजार करें हम। राजीव जी, बीजेपी के सामने इस वक्त बहुत गंभीर संकट है, और ये इतना ही गंभीर संकट है जो 4 जून को हुआ उसको समझ नहीं पाए। अगर कॉफी हाउस से ये कह दिया जाए कि कल से आप कॉफी नहीं बेचोगे तो क्या करेगा, कौन जाएगा वहां? बीजेपी के साथ यही हो गया है कि उनकी हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स नहीं चली। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने नफरत वाले भाषण दिए, बहस चुरा लेंगे, वो घुसपैठिए, मंगलसूत्र, उन सब जगह से बीजेपी हार गई। अयोध्या हार गए, 62 सीट उत्तर प्रदेश में थी, 33 रह गई। तो अब पूरा अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक पूरी जो
राम की बेल्ट है, वो बेल्ट पूरी हार गया। तो बीजेपी के सामने एक अभूतपूर्व संकट है। अब जो एक नई राजनीति उभर कर आ रही है, उसमें बीजेपी मिसफिट है। उसमें केवल बीजेपी नहीं, उसमें आरएसएस का 9 दशक का पूरा जो उनका विमर्श है, उसके सामने संकट है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा अब राष्ट्र की मुख्य धारा में है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा नहीं है, अब ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे है। तो ये संकट है बीजेपी के सामने, बड़ा संकट है। अभी तक इनको, अभी भी इस एक मीडिया का इनको समर्थन मिलता रहा है। वो मीडिया जितना समर्थन करेगा, उस मीडिया की उतनी विश्वसनीयता भी कम होगी। तो ये एक अभूतपूर्व संकट बीजेपी के सामने है। अब एक एक करके हम जरा एक आध दो चीजें करते हैं। मान ली चंपई सोरेन का मैं उदाहरण दूं। जी। चंपई सोरेन जी चश्मा बनवाने दिल्ली आए थे, मालूम पड़ा कि चश्मा उनका कलकत्ता में ही बन रहा था। वो शुभेंदु अधिकारी से ही मिले थे। अब उन्होंने बीच में एक खबर आई कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। अब दूसरी खबर आ रही कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं 30 तारीख को। कितने एमएलए जाएंगे, कितने नहीं कह सकते, लेकिन अब वो एमएलए के जाने का कोई औचित्य नहीं है अब, क्योंकि अब तो विधानसभा अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो कितने एमएलए जाएंगे, वो एमएलए कब तक रहेंगे, उसका कोई अब औचित्य नहीं है। चंपई सोरेन अगर अलग पार्टी बनाते तो जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समस्या बनती, एक आंशिक रूप से ही सही, क्योंकि वो अपनी पार्टी में आदिवासियों के केंद्रित विचारधारा को रखते, जल जंगल जमीन की बात को रखते। जो उनका थोड़ा बहुत एक हिस्से में आदिवासियों में पकड़ है, उसका वो वोट हो सकता है कि काटते भी कुछ। लेकिन अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में जाने के बाद चंपई सोरेन जल जंगल जमीन का नारा नहीं लगा पाएंगे। अब वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के नेता होंगे। तो इसलिए अब जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई परेशानी की बात नहीं है। और वहां पे पहले से 4 या 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक ये भी होंगे। आपस में संघर्ष होगा, कौन आगे निकले, कौन पीछे निकलेगा, कौन कहाँ बैठेगा। तो झारखंड से ये कहानी है। महाराष्ट्र की चर्चा आप कर रहे थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मूर्ति गिरी है वो एकनाथ शिंदे के बेटे के कोई मित्र हैं, उनको शिवाजी की मूर्ति बनाने का ठेका दिया गया था, जिनकी उम्र 24-25 साल है। ये ऐसी रिपोर्ट्स कुछ मीडिया सेक्शन में दिखाई दी है। तो शिवाजी की मूर्ति का और शिवाजी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनेगा। तो जहां पे परेशानी नहीं है, वहां पे बीजेपी परेशानी इनवाइट कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दे दिया, कल बयान आया, आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाशें लटकी हुई हैं। कंगना रनावत जो कह रही थी किसानों की लाशें, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, तो लाशें तो यूपी में लटक रही हैं। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री तो भी वहां पे ऐसा हो गया था, बदायूं में शायद, तब तो अखिलेश यादव का इस्तीफा मांग लिया गया था। ये बताया जा रहा है कि ये 2 लड़कियां जन्माष्टमी का झांकी वगैरह देखने निकली थी, उसके बाद वो लौटी नहीं, उनकी लाश लटकी मिली। तो जहां भी आप ये देखिए कि बीजेपी जा रही है और वो समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बंगाल का मामला देख लीजिए। बंगाल के मामले में ठीक है, मैं मानता हूं कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, पुलिस को संवाद करना चाहिए छात्रों से। कोई भी छात्र हो, किसी की भी पार्टी की हो, लाठीचार्ज कोई सलूशन नहीं है। संवाद करना, जबकि आपको पहले से मालूम है कि उनका जुलूस निकलेगा, उनका प्रदर्शन होगा,
संवाद करना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग हैं? ये जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज है, ये कौन है जो आंदोलन कर रहा है? इसका बहुत ये रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, यही आंदोलन को लीड कर रही है। इसका गहरा ताल्लुक बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी से है। पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं, वैसे वीडियो आ रहे हैं कि जो एबीवीपी का जो गमछा होता है उसको पहने हुए थे, और उसमें एक शख्स हैं शुभांकर हल्दर। जो 3 लोग जिन्होंने कल आज का जो मार्च है उसको प्लान किया था, उसमें एक शख्स हैं शुभांकर हल्दर। शुभांकर हल्दर मीडिया को कह चुके हैं कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं जी। तो आप देखिए कि किस स्टेज पे कहां तक इनकी समस्याएं हैं। विदेश नीति की बात में जो हुआ वो तो शकील जी ने बता ही दिया। एक छोटी सी बात ये है कि जिसको मैं यहाँ कह भी चुका हूँ कि देखिए, विदेश नीति का 2 बड़े महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक राष्ट्रहित है नंबर 1, और दूसरा है सॉवरेनिटी। भारत की अपनी सार्वभौमिकता, उसको विदेश नीति में कभी भी खोया नहीं जाता है किसी के भी सामने जी। और आप देखिए कि किस तरीके से भारत की सॉवरेनिटी, भारत की सार्वभौमिकता को गंवाया जा रहा है। क्या आप अमेरिका को जवाब दे रहे हैं? उसके बाद जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति सवाल उठाते हैं कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो हमारे विदेश मंत्री एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल वजह से नहीं, वो एनर्जी पॉलिसी है हमारी। आप किसी को एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? ये भारत का सॉवरेन राइट है कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से नहीं खरीदेगा। वो पॉलिटिकल फैसला हो या इकोनॉमिक फैसला हो या एनर्जी क्राइसिस का समस्या हो, ये भारत का सॉवरेन राइट है। और मुझे याद आता है राजीव जी, वो 80 के दशक का मामला है कि इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस में गई हुई थी, रोनाल्ड रीगन पीछे खड़े हुए थे, और इंदिरा गांधी वहां पे खड़े होकर ये कह रही थी कि रूस से, यूएसएसआर था उस वक्त, यूएसएसआर से हमारी पुरानी दोस्ती है, वो दोस्ती कायम रहेगी, अमेरिका से भी हम दोस्ती अच्छी करना चाहते हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, रोनाल्ड रीगन सर नीचे करके और ऐसे हाथ मलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये भारत का नेतृत्व रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि भारत, जो शकील जी कह रहे थे कि भारत की इज्जत होती थी। एक लोकतांत्रिक सेकुलर कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसकी इज्जत होती थी भारत की। नॉन अलाइंड मूवमेंट की इज्जत होती थी जी। भारत इतना ऐसा रोल भारत ने विश्व मंच पर निभाया कि फिलिस्तीन को गैर अरब कंट्रीज में भारत पहला कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया था। हिम्मत की बात थी उस वक्त। बांग्लादेश जिस तरह से बना है वो भी नहीं है। और आप एक नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को देखिए कि ना राष्ट्रहित उसमें दिखाई दे रहा है, ना उसमें भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा दिखाई दे रही है। और ये गंभीर सवाल है, इसमें कमेंटेटर्स को लिखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी कि किसी प्रधानमंत्री ने विदेश के मंच पे या विदेश के किसी अपने समकक्ष नेता से बात करते वक्त भारत की सॉवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब के चलते जब राहुल गांधी जो है सरकार पे हमला करते, सरकार विचलित होती है। हम लोगों ने पॉडकास्ट किया और उसमें बताया कि सरकार राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके के हमले और क्यों हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में और खासकर विधानसभा के चुनाव के बाद स्थिति और जो है मोदी साहब की कमजोर होने वाली है। जी बिल्कुल, यही समझने की कोशिश कि आखिर बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को झूठ
या कहें तो देश को गुमराह करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और कई सारे झूठ जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एक हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ बीजेपी क्यों लौट रही है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब के बीच राहुल गांधी की जो रणनीति है, उनकी जो सियासत है, वो कैसे चमकती उभरती हुई दिखाई देती है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इन सब पे अगर इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढिए तो ये तमाम बातें जो अभी हम रख रहे थे, चाहे शकील जी के जरिए चाहे प्रशांत जी के जरिए, वो बातें सामने आती हैं। अनिल सिन्हा साहब इसको कैसे देखते? तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और इन तीनों का जवाब ढूंढने की कोशिश जरा आप भी कीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये जो स्टैच्यू जो वहाँ मतलब यहाँ मूर्ति गिरी है, उसके बारे में कुछ थोड़ी समझ बढ़ा देना चाहता हूँ अपने दर्शकों की। ये मूर्ति जी, आप बनाने चूंकि का काम, आप वही हैं, आपसे बेहतर और कौन बताएगा हाँ, सिन्हा उसमें साहब। ऐसा है कि सीएम का, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि ये नेवी ने इसको डिजाइन किया था और उनके ही कहने से हमने आर्टिस्ट का सिलेक्शन किया था, और उसके लिए हमने 230 करोड़ रुपया जो है 2.3 मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए हमने नेवी को पैसे भी दिए थे। मतलब कि ये चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं कोशिश कि ये नेवी का प्रॉब्लम है। नेवी ने बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन टीम जारी कर दिया है, मतलब उसको पता करने का, और जल्दी रिपेयर किया जाएगा। उसने जो जिसको आप कहते हैं कि जो स्टेटमेंट होना चाहिए सर फैक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से किया। अब आप देखिए कि वहाँ मामला ऐसा है कि जिस जयदीप आप्टे को दिया गया उसके बारे में छपा है, ये मतलब मीडिया की जानकारी है कि उसको इसका अनुभव नहीं था, ब्रॉन्ज उसको कहा गया था जाने के लिए। अब जो सरकार ने कहा स्टेटमेंट आया है उससे ये भी घपला लग रहा है कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू की जगह स्टील के स्टैच्यू कहा कि हमने बता दिया था कि स्टील में जंग लगने लगा है। तो मतलब कि अब बहुत सारी चीजें खुलेगी। अब नेवी इस पर क्या रिएक्ट करती है, मतलब सब कुछ नेवी पे छोड़ना चाहते हैं। वैसे एफआईआर कॉन्ट्रैक्टर और जो आर्टिस्ट है उस पर करा दिया इन्होंने, लेकिन ये मामला थमेगा नहीं, क्योंकि 35 फीट की वो मूर्ति है और मूर्ति जो गिरी है। और दूसरा ये है कि उसको 2023 में तो आनन फानन में इलेक्शन को पहले हो जाए, इसके लिए सितंबर में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और दिसंबर में उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब इतनी बड़ी मूर्ति, आप उसको थोड़ा टाइम लेना था, वो टाइम उन्होंने नहीं लिया, तो इसमें इनकी भद पिट गई है। दूसरा महाराष्ट्र से ही रिलेटेड ये है कि जब चर्चा हो रही है तो बीजेपी कलकत्ता में तो तूफान मचाए हुए है। यहाँ अभी आज की खबर है कि रत्नागिरी में नर्स के साथ रेप हुआ, ऑटो चालक ने किया, और वहाँ रत्नागिरी में मतलब ये नेशनल मीडिया दिखा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित है। इसी तरह से 5 केसेस ऐसे, मतलब बदलापुर वाला तो आप लोग डिस्कस किए ही होंगे, बदलापुर के अलावा 5 केसेस जो है टोटल मिला करके जगह जगह जो मतलब अंडर एज मतलब ये का मतलब गर्ल्स का और ये का हो चुका है। तो ये हालत है। मैं एक चीज आपको ये कहूंगा क्या कि ये जो आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों दिखाई दे चमकती हुई उनकी राजनीति दिख रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसकी सिंसेरिटी है, उसकी आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी वो जो बोल रहे हैं वो उसी को वो कर रहे हैं। तो ये जो फर्क है, ये फर्क इसकी वजह से है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो फेलियर्स हैं, अभी बताइए कि क्या इनकी जो मतलब विश्व के स्तर पर जो हमारी जो छवि है उसका क्या होगा। जेलेंस्की डांट लगा रहा है कि आप भाई अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखते हो, वो आप वहां से इतना टाम टूम करके आए, और वो जेलेंस्की को मतलब वो आलोचना आपकी कर रहा है। और उसके बाद जो है ये एक मिनट, तो जेलेंस्की आपकी आलोचना कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं, आपने जो बाइडेन वाला जो स्टेटमेंट दिया, सीरियस से जो स्टेटमेंट है दोनों का, उसमें फर्क आपको दिख जाएगा। उन्होंने बताया कि आपने यूक्रेन में जाकर अच्छा किया और चर्चा तक नहीं की बांग्लादेश की, और आप यहाँ पर अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को भारत के लोगों को बताने के लिए हम हिंदुओं की बात उठा रहे हैं बाइडेन के सामने।
मतलब जो कॉमनल पॉलिटिक्स है उसको आप उसका मतलब विदेश नीति में भी उसी का सहारा ले रहे हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये जो फर्क है कि जो उनके मतलब जो कहते हैं करते हैं, और दूसरा है कि कोशिश करना हर चीज को लाभ उठाने की। और उन्होंने कहा ना कि शकील साहब ने कि जो सब पर्सनलाइज्ड चीज अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी ये पॉल नहीं है। आपकी दोस्ती बाइडेन से नहीं, अमेरिका और भारत की दोस्ती है। पुतिन से आपकी दोस्ती नहीं, सब लिखते पर्सनल फ्रेंड। और ये नहीं है, एकदम डिप्लोमेसी के लैंग्वेज को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये जो फर्क आपको दिख रहा है और जो गिरावट दिख रही है कंगना रनावत से लेकर के का स्टेटमेंट, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, जम्मू में जो चेंज अपनी लिस्ट आप खुद वापस ले रहे हो, ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है वो क्राइसिस दिख रहा है, एक बड़ी क्राइसिस जो कि इंडिविजुअल के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे और आइडियोलॉजी के लेवल पे भी, कि हिंदुत्व अब बिक नहीं रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुत्व, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़ने की कोशिश। और उधर योगी आदित्यनाथ ने भी जो अभी बहुत बड़ा यू टर्न लिया है उसके क्या, हालांकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही हार्डकोर हिंदुत्ववादी रहे हैं और बहुत सारे उनके भाषण जो हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते रहे हैं उनके लिहाज से। लेकिन अब जो बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात कल कर रहे थे, उसके बाद से क्या एक बार फिर भाजपा उसी राह पर उत्तर प्रदेश में भी, उसी राह पर दूसरे राज्यों में भी चलने की कोशिश कर रही है। और जैसा कह रहे थे अनिल सिन्हा जी की बात सिर्फ डोमेस्टिक राजनीति की नहीं, इसी राजनीति को आप इंटरनेशनल राजनीति में भी लेके जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल पटल पे भी, राजनीति छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल पटल पे भी आप उन बातों को लेके जाना चाहते हैं और सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी खुद अपने ट्वीट में अगर ये बात लिखते हैं तो क्या इसे झूठ माना जाए, इसे गुमराह करना माना जाए, किसकी बात सही मानी जाए। उधर जो बाइडेन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इन मुद्दों पे और खासकर यूक्रेन के मुद्दे पे जानने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे, इस बात की जानकारी लेने के लिए जो बाइडेन ने फोन लगाया, वहां से फोन आया और जानकारी मांगी गई। तो क्या माना जाए कि जो बाइडेन का जो ऑफिस है वो सही कह रहा है या इधर नरेंद्र मोदी जो ट्वीट कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं? यह समझना जरूरी है। क्या डिप्लोमेसी और इसको उस स्तर पे गिरा दिया गया है? जरा संजय कुमार सिंह साहब, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है जो तीन बहुत महत्वपूर्ण है कि बार बार बेपटरी होती हुई इस सरकार को झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है। एक दूसरी बात कि यहां पर क्या एक बहुत बड़ा दबाव है राहुल गांधी की राजनीति का, उनका जो निखार है, पिछले दिनों जो राहुल गांधी का एग्रेसिवनेस है उसके कारण ये बेपटरी हो रही है। और साथ साथ अब इनके साथी, और खासकर बिहार में देखिए बहुत तेजी से घटनाक्रम को अभी आने वाले समय में बदलते हुए देखेंगे आप बिहार में, और वो अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे देखा जाए इन सबको मिलाकर अगर देखते हैं तो, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, बेपटरी उत्तर प्रदेश में भी एक बटेंगे और कटेंगे की बात भी आती है। कुल मिला के ये नरेंद्र मोदी की जो राजनीति थी या गुजरात मॉडल था उसकी परिणति है, जो उस समय लोगों ने नहीं सोचा होगा या इतने दूर तक किसी को उम्मीद नहीं होगी कि 15 साल तक ये सब चल जाएगा। और वाकई ये इतने खोखले हैं। खोखले से मेरा मतलब है कि सिर्फ इनके पास हिंदुत्व है और कुछ नहीं है। भाई अगर हिंदुत्व की बात करके सत्ता मिल गई, और सत्ता मिल गई तो काफी सारे अधिकार आ गए आपके पास, और आप लोगों को खुश करने के, उनका वोट लेने के लिए या उनका समर्थन लेने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इनको वोट मिले, और इनके पास बोलने के लिए नहीं है कि इसलिए मुझे वोट दिया जाए। सिर्फ हिंदुत्व था और आज भी हिंदुत्व ही है। इस बीच में इन्होंने अगर कुछ काम किया होता तो उसके नाम पे वोट मांगते, या उसके नाम पे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, या सत्ता में बने रहते। वो तो नहीं किया। दूसरा, इन्होंने पैसे कमाने और बनाने का जो जुगाड़ किया है उसके लिए जितने भ्रष्टाचार हुए हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ है। तो अब उस पैसे के लिए, उस भ्रष्टाचार का जो डर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पकड़ में आएगा सब, जो कार्रवाई होगी, जैसे माधवीपुरी बुच का मामला बहुत छोटा सा एक मामला है, अब उनको नहीं हटाना है वो एक बात है,
लेकिन उनको बनाए रखना और अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा शुरू कर देना दूसरी बात है। वो पूरी तरह ध्यान भटकाने की कोशिश है, और जो खुद ही अपनी जगह पे ठीक कॉम्पिटेंट नहीं है, या जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत है, या जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, वो अब दूसरे पे एक्शन कैसे ले रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। तो जो व्यवस्था है इनके राज में, जो 10 साल में जो हुआ है, वो यही दिख रहा है। और मोदी जी अच्छे हैं तो क्या अच्छाई है उनमें? वो यही कि हम छुट्टी नहीं लेते हैं तो हम 18 घंटे काम करते हैं, और अगर राहुल गांधी बुरे हैं तो क्या बुरे हैं? तो वो पप्पू हैं। आपके पास वहां भी फैक्ट नहीं है, यहां भी फैक्ट नहीं है। तो आप राहुल गांधी को जो है उसका मुकाबला करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं है जो है। बस कुछ था ही नहीं। आप राहुल गांधी से अच्छा बनते, राहुल गांधी से कुछ अच्छा करके दिखाते। राहुल गांधी ने अपने लिए रास्ते खोजे, अपना मुद्दे सूझे, रोज नया नया कुछ कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, 10 साल कुछ नहीं कर पाए। और जो भी इनका काम हुआ है 10 साल, वो सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ है, तात्कालिक फायदे की चीजें हुई है। तत्काल कैसे फायदा हो जाए, तत्काल कैसे चुनाव जीत जाए, तत्काल कैसे बात ठंडी पड़ जाए, तत्काल कैसे ध्यान मोड़ दिया जाए, तो सारी बातें ऐसी हुई हैं। और जिससे अब ये दिखाई देने लगा है कि इनके पास ना तो लोग हैं, ना योग्यता है, ना क्षमता है, ना रणनीति है, ना कौशल है, कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। और विदेश में जाकर भारत की निंदा करना, आलोचना करना, ये मैंने नोटबंदी के बाद शुरू हुई थी। नोटबंदी उस समय लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन अब तो सबको समझ में आ गया है कि इनकी पूरी सोच, पूरी जानकारी, पूरी सूचना गलत थी कि लोगों के पास काला पैसा है, था ही नहीं, और इनको ये पता नहीं था। तो इतने इनकम्पिटेंट या प्लानिंग के लेवल पे इतने कमजोर लोग हैं कि इनको यहां तक पता नहीं था। और ठीक है, अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने उसको संभाल लिया, लेकिन अब तो लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है और सबको उसका भुगतना पड़ रहा है। तो इतने बड़े अब इनको जब लग नहीं रहा है कि वोट आएगा, और इनके पास अभी कुछ है नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ है नहीं, और दूसरी पार्टी होती, जैसे कांग्रेस को पता था 2013 में कि हम हार जाएंगे, तो कांग्रेस ने कहा ठीक है हार जाएंगे तो हार जाएंगे। तो कांग्रेस ने तो जान नहीं लगाई, कुछ उल्टा पलटा नहीं किया। कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान जैसा कुछ कर सकती थी, वो तो कुछ नहीं किया, हार स्वीकार की। अब ये हार स्वीकार नहीं कर सकते कि इनको पता है कि अगर हम हार गए तो हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अगर अरविंद केजरीवाल को बिना सबूत जेल में रखा है तो इनके खिलाफ तो कई सबूत निकल आएंगे। तो इनको ये पता है, तो ये छोड़ नहीं सकते। सत्ता जैसे छोड़ेंगे, सत्ता से जैसे बाहर जाएंगे, तो जो सबको वोट दिलवाता था वही सबसे बड़ा टारगेट होगा, और उसी ने सबको परेशान किया है। इसलिए जो भी सत्ता में रहेगा वो हिसाब उन्हीं से बराबर करेगा। तो बहुत क्लियर है। तो ये पार्टी की भी मजबूरी है कि वो अपने नेता का साथ दें, और पार्टी में जो लोग हैं, जिन लोगों को बढ़ाया गया है, वो ऐसे हैं नहीं कि वो कुछ नया ले आए, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, उनके पास वैसी फॉलोइंग नहीं है। और दुर्भाग्य से चंपई सोरेन जैसे लोगों को लोग इनके पास आते हैं जिनके पास और फॉलोइंग नहीं है। इनके पास एक आदिवासी नेता पहले से है, एक नहीं और भी लोग हैं, और भी मधु कोड़ा वगैरह का भी समर्थन है, और सब लोग हैं। तो अब इनको एक और आदिवासी नेता की जरूरत नहीं थी, जो है उनको खुश करो, उनसे काम करवाओ और उनसे वोट लो। तो वो नहीं लेकर के एक और पावर सेंटर बन जाएगा आदिवासी नेता ही नाराज हो जाएंगे। और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि चंपई सोरेन को नाराज करना था, उनको परेशान किया था, पहले से जो दाना पानी डाला गया था उसके लिए अब वो आ रहे हैं तो लेना है। इन्होंने कोशिश तो की कि नहीं ले, वो वापस चले ही गए थे, लेकिन अब लेना इनकी मजबूरी हो गई है। ये इनकी राजनीति है कि किसी को भी जबरन लेना भी पड़ता है। और फिर जो अभी ये कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में 5 साल हो गए 370 हटाए हुए, और 5 साल से वहां आंदोलन चल रहा था लद्दाख में, आपने ध्यान नहीं दिया। और अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आप नए जिले बना रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं बनाते तो ठीक था कि हाँ भाई हमें नहीं बनाना था, हमने नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाना था, आप दबाव में बनाएंगे। और 5 साल बाद जब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी तो आप जिला बना रहे हैं। जिला बनाना कौन सा बड़ा काम था, और या कौन सा बहुत राजनीति थी उसमें? अगर जरूरत था तो आपको पहले बनाना चाहिए था, और अगर बिना जरूरत बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं? तो दोनों स्थिति में इनकी हालत जो है कुछ है ही नहीं, खोखला है बिल्कुल। ना इनको प्लानिंग है, ना इमरजेंसी का कोई, इमरजेंसी में होता है ना कि इमरजेंसी में हम ये करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। इनके हर एक स्टेप के बाद अगला स्टेप इनको सोचना पड़ता है,
और सोचने वाला करने वाला सब एक ही आदमी है। अब वो भी क्या क्या करेगा, कितना करेगा, तो एक तो टीम है ही नहीं, लोगों से बात विचार कर करके काम करने की रणनीति ही नहीं है। तो एक आदमी जो करेगा तो फिर सब कोई पूछता है कि हाँ भाई आप बताइए क्या करना है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हर बार ये होता है हाँ सर आप क्या करना है, तो वो जो बताते हैं जो किया जाता है। तो एक आदमी कैसे क्या क्या कर लेगा और कितने दिन कर लेगा। तो 10 साल में बिल्कुल जो है सब कुछ बाहर आ गया है, अस्थि पंजर सब ढीला हो गया है। तो अगर 10 साल साइकिल चलाई जाए, हम लोग जैसे बचपन में चलाते थे, और उसमें रिपेयर नहीं हो और उसको समय समय पर उसमें तेल पानी नहीं डाला जाए, तो क्या जो हाल होगा वो सरकार का हो चुका है। तो इसलिए उसमें कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो अब उसमें ये इनको पता है कि राहुल गांधी कॉम्पिटेंट है और हमें टक्कर राहुल गांधी से ही मिलना है, इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे थे। और पप्पू चूंकि साबित नहीं कर पाए, या राहुल गांधी ने ऐसा अपना दिखाया है रंग कि इनको वो लग रहा है कि वो डबल नुकसानदेह हो गया। अगर पप्पू नहीं साबित किए होते तो शायद इतना नुकसान नहीं करता जितना अब हो रहा है। तो इस तरह से ये खुद ही फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि हम सत्ता से जैसे गए वैसी ही सारी बातें जो है और इंक्वायरी होगी। और अगर ये पीएमएलए का केस बना करके अगर एक चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल सकते हैं, तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालने में क्या लगता है, कोई भी डाल देगा। तो ये बहुत आराम से समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर उसी का है, और वो डर सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं है, पूरी पार्टी को, पूरे परिवार को है कि अगर नरेंद्र मोदी जेल चले गए सत्ता से हटने के बाद, तो संघ परिवार का या भाजपा का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में अभी तक कोई प्रधानमंत्री सत्ता से हटने के बाद जेल में नहीं गया है, चाहे इन्होंने जितना भ्रष्टाचार और भ्रष्ट कहा हो। इन्होंने कहा था कि विदेश में रखा है, इतना पैसा रखा है भ्रष्टाचार का कि आएगा तो 15 लाख मिल जाएंगे। ठीक है 15 लाख मिले नहीं, पर आया भी तो नहीं, कुछ आया होता और 15 लाख नहीं मिलते तो लोगों को समझ में आती बात, पर कुछ आया नहीं और पैसे मिले नहीं, तो भ्रष्ट कहने का कोई फायदा नहीं हुआ। और इस तरह से ये अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं और इसमें इनके पास कोई रास्ता नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ अलग अलग चीजें अपनी चाल में, कैसे नरेंद्र मोदी अपनी जाल में कैसे फंसे हुए हैं और उनकी पार्टी कैसे यहाँ बेपटरी हो रही है, कैसे बीजेपी के सामने चुनौती बनकर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस खड़ी है, और 4 जून के बाद से जो रिजल्ट आया है वो उसके बाद से परिस्थितियां कैसे विपरीत होती जा रही हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, वो सब उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बार बार क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को, ये यहाँ जानने की कोशिश, और कैसे ताकत के साथ, मजबूती के साथ या असली ताकत दिखाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन का जिक्र हो रहा था, अभी हम लोग चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आज ही कल रात को एक तस्वीर साझा की गई मीडिया में, और उस तस्वीर में सोशल मीडिया के जरिए भी उसको जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की। चंपई सोरेन हेमंता विश्व शर्मा के साथ अमित शाह से मिल रहे हैं, और उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले एक लंबी चिट्ठी लिखी है फिर से चंपई सोरेन ने। उस चिट्ठी को मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं। चंपई सोरेन बहुत यहां समझना जरूरी है। अब देखिए, लिख रहे हैं चंपई सोरेन कि पिछले हफ्ते 18 अगस्त को एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता, तथा मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। ये सीनियर नेता स्वास्थ्य कारण जो कह रहे हैं ये शिबू सोरेन के लिए लिख रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। आज बाबा तिलका मांझी और सिंधु कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब आ गए ये उसी, यहाँ से देखिए, यहाँ से इनकी भाषा परिवर्तित हो रही है और ये भाषा किस दिशा में जा रही है आप समझ सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। जिन वीरों ने जल जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किया, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो जानो जैसी वीरंगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की अस्मत खतरे में है। आदिवासियों एवं मूलवासियों को
आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों के खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। इसीलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है मैंने। और झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं आम लोगों के मुद्दों एवं अधिकारों के संघर्ष वाले इस नए अध्याय में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपका चंपाई सोरेन। ये चंपाई सोरेन का अभी का थोड़ी देर पहले का ट्वीट है और ये ट्वीट आपने देख लिया। क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण 3 विकल्प इनके सामने थे। आप याद कीजिए, जब पिछली चिट्ठी 18 अगस्त को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी तो 3 विकल्प की बात की थी अमलेंदु उपाध्याय जी। पहला विकल्प, राजनीति से संन्यास ले लिया जाए। दूसरा विकल्प था कि अपनी पार्टी बनाऊं। तीसरा विकल्प था कि जो सहयोगी साथी राह पे चल रहे हैं उसके साथी बन जाऊं, उनका साथी बन जाऊं। तो इनका पहला विकल्प, उसके लिए ये कोल्हान घूमे और इनको कहा गया कि नहीं जी, आप प्लीज संन्यास मत लीजिए, अभी आपको बहुत काम करना है। हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के लोगों ने, वहाँ के की जनता ने, वोटर्स ने चंपाई चाचा को संन्यास लेने से मना लिया कि संन्यास आप मत लीजिए। अब इसके बाद था, चंपाई चाचा जिद पे अड़े थे कि नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो चंपाई चाचा जब अपनी पार्टी की बात करने के लिए अपने सहयोगियों के पास पहुंचे तो सहयोगी ने हाथ जोड़ लिया फिर और कहा कि नहीं चाचा, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको उन्हीं के साथ रहने दीजिए जिनकी अभी सत्ता है, जेएमएम के साथ रहने दीजिए। तो वहां से भी चंपाई चाचा किनारे हो गए। अब चंपाई चाचा के पास तीसरा विकल्प था और वो विकल्प है कि किसी तरह भाजपा के साथी बन जाएं। और दुख ये होता है, तकलीफ ये होती है अमलेंदु जी कि आप किसी के सहयोगी बने, किसी पार्टी में जाएं, ये मामला नहीं। जब आप गुमराह करते हैं आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, इसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। हमारा ग्रुप काम करता रहा है, बहुत नज़दीक से जानते हैं हम। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब एरिया, ओडिशा, इस एरिया में हम लोगों का, अपने अखबार का भी, अपने मीडिया संस्थान का भी एक प्रभाव रहा है, आप जानते हैं। और पर्सनली भी हम लोगों ने काम किया है। जब आप अपने ही साथियों को गुमराह करते हैं तो तकलीफ होती है। और चंपाई चाचा यहां गुमराह कर रहे हैं, वो उस नाव पे सवार हो रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन अपने साथियों को आप क्या कह रहे हैं? आपने मुद्दा क्या दिया? घुसपैठिए, बांग्लादेशी निकाल बाहर कीजिए ना भाई। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो अब अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ आप हो लिए, कल को बाहर फरमान दीजिए और बाहर हो जाएंगे, सब चले जाएंगे बांग्लादेश, भेज दीजिए बांग्लादेशियों को। क्या तकलीफ है? असम के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं जो आज कह रहे थे इन मुल्लों को भगा देना चाहिए, आज बयान दे रहे थे ना। तो उनको उतने साल से आप वहां सत्ता पे काबिज हैं, दूसरा टर्म है आपका, आपने अभी तक भगाया क्यों नहीं असम से उन घुसपैठियों? अगर घुसपैठी है तो क्या दिक्कत है अमलेंदु जी? कोई तकलीफ है जब आपके पास सब कुछ है? आपके पास केंद्र की सरकार है, आपके पास राज्य की सरकार है। मैं झारखंड या असम की बात कर रहा हूं। और अब वही चीज आप झारखंड में लेके आ रहे हैं और झारखंड में कह रहे हैं कि कल को तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सहयोग से, जो आज आपको अच्छे लगने लगे हैं, उनके सहयोग से भगा डालिए भाई। क्यों आप फिर जो बाइडेन से बात कर रहे हैं? लेकिन इसी बीच एक खबर और भी दे दूं, अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी आईसीसी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चलिए ये खबर है, चलिए निर्विरोध चुने गए हैं। तो राजीव जी, ये जो आखिरी खबर है इसके लिए अमित शाह जी को बधाई कि उनका वंश फले फूले और इसी तरीके से राजनीति में वंशवाद आगे चलता रहे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय शाह जी के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं कि उनका भी आने वाला वंश इसी तरीके से राजनीति में फलता फूलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कितना वंशवाद पर प्रहार करेंगे ये पता नहीं,
क्योंकि चंपई चाचा अपने बेटे के साथ शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि चंपई चाचा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही सबसे बड़ा हमला गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बोला। और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमला मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि जो सीमा की सुरक्षा है राजीव जी, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है और वो गृह मंत्रालय के पास है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रोक पा रही है, तो चंपई चाचा का ये कहना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, ये सीधे सीधे अमित शाह जी के ऊपर हमला है। मुझे लगता है अमित शाह जी को चंपई चाचा को बुलाकर के उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने मेरे ऊपर हमले इस तरीके से क्यों किए, क्योंकि ये जिम्मेदारी अमित शाह जी की बनती है कि अमित शाह जी इस पर कार्रवाई करें, घुसपैठ क्यों हो रही है। हेमंता विश्व शर्मा भी लगातार राजीव जी इसी तरीके से गृहमंत्री के ऊपर हमले करते रहते हैं। हालांकि सबको मालूम है राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश गए थे तो 55,000 किलोमीटर वर्ग गज जमीन जो है भारत की, वो बांग्लादेश को दे आए थे, सौंप आए थे। डेमोग्राफी बदल गई। अभी तक जब भारत की डेमोग्राफी बदलती थी राजीव जी, तो कुछ ना कुछ भारत में जोड़ता था। 70 सालों में पहली बार हुआ कि भारत से 55,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन बाकायदा ऑन पेपर्स बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दी गई, भारत से कम हो गई। जबकि इससे पहले चाहे अरुणाचल प्रदेश का मसला रहा हो, चाहे सिक्किम का मसला रहा हो, भारत में कुछ ना कुछ जुड़ा ही है। और अब जिस तरीके से चीन को लेकर के आरोप लग रहा है कि चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा कर लिया है, ये भी आ रहा है। तो चंपई चाचा जो कर रहे हैं राजीव जी, वो चंपई चाचा तो जो करेंगे वो करेंगे और उसको भुगतेंगे जो कर रहे हैं। चूंकि ये बात राजीव जी अच्छे तरीके से आ रहा है। देखिए, आपने एक बात कही कि आदिवासी बहुत एक तरीके से बहुत भोले भी होते हैं और बहुत सम्मान करते हैं अपने बुजुर्गों का। चंपई चाचा भी आज भी कोई हमला शिबू सोरेन के ऊपर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्या कह रहे हैं कि राजनीति बुजुर्ग है वो स्वास्थ्य कारणों से बाहर है। तो भाई जो आपके बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्ग ने ही हेमंत सोरेन को अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। तो आप हेमंत सोरेन के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? एक तरीके से विश्वासघाती राजनीति सीधे सीधे तौर पर। तो चंपई चाचा जो कर रहे हैं वो, अब देखिए उनके साथ हो सकता है चंपई चाचा के साथ खेल हो गया हो, गए हो कल कुछ सौदेबाजी करने के लिए अमित शाह के साथ गए और उस सौदेबाजी हेमंता विश्व शर्मा ने उनका फोटो जो था वो रात में जारी कर दिया कि चंपई चाचा अमित शाह से मिल लिए। वरना तो वो चश्मा बनवाने के लिए आए थे, पिछली बार मुलाकात तो तब भी हुई थी, बताया जा रहा है, तब फोटो जारी नहीं हुआ। लेकिन चूंकि चंपई चाचा चश्मे का नंबर बदलवा करके चले गए वापस लौट के रांची, लगा कि अब किसी फ्री चश्मे का नंबर बदलवा फिर ना चले जाए, तो इनका चश्मे का नंबर यथावत रहे, इसके लिए रात में फोटो जारी कर दिया गया और चंपई चाचा के साथ खेल हो गया। जब चंपई चाचा ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की राजीव जी, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर रहे थे। तो चंपई चाचा के साथ तो खेल भी हो चुका है। तो चंपई चाचा क्या करेंगे? चंपई चाचा रहने राजीव जी, लेकिन चंपई चाचा जैसे लोग, अब ये बात बहस होगी राजीव जी, और निश्चित तौर पर ये और भी जगह बातचीत होगी कि कब तक ऐसे चंपई चाचाओं के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि उनकी काफी लंबे समय से इनफॉर्मल बातचीत चंपई चाचा से हो रही थी, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन ने जो चंपई चाचा का आरोप है कि उन्होंने बैठक बुलाई विधायकों की और बिना उनको बताए हुए एजेंडा और इस्तीफा लिया गया, इसका मतलब हेमंत सोरेन को जानकारी हो गई थी कि चंपई चाचा कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। समय से पहले हेमंत सोरेन ने सही कदम उठा लिया। अब चंपई चाचा को जो करना है वो करें, लेकिन निश्चित तौर पे ये मूव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ही पड़ेगा झारखंड में जाकर। क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ एक तो हमदर्दी ये है कि मोदी जी ने जबरदस्ती हेमंत सोरेन को जेल भेजा, ये भारतीय जनता समझ रही है। चूंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की जो मोहर लगाई और जो तर्क दिए हाई कोर्ट ने, उसको भी हाई कोर्ट ने डिट्टो सही ठहराया और कहा कि ये बहुत तर्कसंगत फैसला। एक तो जो थी वो लहर सहानुभूति की, वो हेमंत सोरेन के प्रति है, और चंपई चाचा के इस विश्वासघात के बाद वो लहर और बढ़ेगी। नुकसान चंपई चाचा और भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चंपई सोरेन की हम बात कर रहे थे, चूंकि अभी अभी उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ तस्वीरें आ रही थी, कहा जा रहा था कि कल वो पार्टी छोड़ रहे हैं और 30 तारीख को वो ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। लेकिन आज इन्होंने घोषणा करके ये बता दिया कि अब वो बगावती तेवर अपना चुके हैं, चश्मे का नंबर बदल चुका है उनका। चश्मा पता नहीं कैसा बनवाया उन्होंने, लेकिन नंबर कैसे बदल गया ये भी देखना होगा। शकील जी बेहतर तरीके से जानते हैं पॉलिटिशियंस अपना चश्मा कब कब बदलते हैं, कब कब बनवाते हैं, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। ज़रा इस पर रोशनी डालिए और साथ साथ ये भी कि क्या यहाँ से एक दबाव,
देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस तरफ हम लोग कई बार थोड़ा इंटरटेनिंग हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा मज़ेदार लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं, बोरिंग बातें करते करते भी हमारे साथी भी जो सुनते हैं वो भी बोर होते हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि विपक्ष, उसका तेवर, विपक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या और भी उधर बिहार में आरजेडी, इन सब के तेवर को देखिए। अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर का हाल अभी आप बता रहे थे, बहुत विस्तार से आपने बताया। वहाँ पर एनसी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हो गया और बहुत आराम से, आसानी से हो गया, बिना उसमें झगड़ा झंझट जो कहते हैं उसके बिना हो गया। तो इन सबको अगर देखिए तो क्या एक दबाव में है, क्या आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार जो तीसरा टर्म है, वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी सरकार, और बीजेपी ही नहीं, उनके जो बैसाखी हैं वो भी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। वो चाहे जेडीयू हो, चाहे उधर चंद्रा बाबू हो, टीडीपी हो, या इनके और छोटे मोटे सहयोगी। आखिर हड़बड़ी क्या है? जो अमेरिका की बात करें, यूक्रेन की बात करें, अभी आपने कहा यूक्रेन डिप्लोमेसी, विदेशी डिप्लोमेसी में भी आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो क्या हड़बड़ी क्या है? क्या ये हड़बड़ी ये है कि किसी तरह जितने 2, 4, 10 दिन, महीने भर, जितने दिन सरकार चल जाए किसी तरह चला लिया जाए, ये हड़बड़ी है या कुछ और है? देखिए राजीव जी, दबाव ऐसा वैसा, दबाव बहुत भयंकर है। दबाव से ही शुरू करते हैं। अभी जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जयशंकर को, हमारे विदेश मंत्री को सफाई देना पड़ी यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस से तेल खरीदने पे। कारण बताना पड़े कि हम तेल इसलिए ले रहे हैं, हमारी जो सार्वभौमिकता है उससे समझौता करके हम एक छोटे से देश को, यूक्रेन जैसे देश को सफाई दे रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जयशंकर विदेश मंत्री ने पहली बार सफाई नहीं दी है, चीन के मामले में भी दे चुके हैं। ये कह चुके हैं कि चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, आप क्या समझते हैं हम उसका विरोध कर सकते हैं? यही जयशंकर जी। तो ये जो है, ये सब दबाव के अंदर इन लोगों के हिल जाने की कहानी है। जैसे अभी हम शिवाजी सरकार की बात कर रहे थे, शिवाजी महाराज की जी, कि उनको भी अंदर से खोखला बना दिया। मजबूत आदमी थे, मजबूत शासक थे, उन्हें खोखला बना दिया। तो इसी तरह ये लोग अंदर से चूंकि खोखले हैं, इसलिए जरा सी कोई बात होती है तो हिल जाते हैं। और विदेश नीति में कोई किसी देश के चुनाव में जाके प्रचार नहीं करता, मगर ये इतने घबरा जाते हैं कि जाके वहां पे ट्रंप का प्रचार करने लगते हैं। अब कमला हैरिस लड़ रही है भारतीय मूल की, अब कमला हैरिस भारतीय मूल की है, ट्रंप का ये पहले प्रचार कर चुके हैं। तो जो पलटने की बात हो रही है कि 4 बार बदल चुके, 5 बार बदल चुके, देखते हैं इस बार बदलते हैं कि नहीं बदलते, किसका करते हैं। तो ये समस्या बहुत गहरी है, इसलिए ये दबाव में है, क्योंकि ये अपने आप को इस तरह से पेश कर चुके हैं कि मैं अजेय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, 56 इंच की मेरी छाती है, मैं अकेला सबसे भारी हूं, और अंत में कि मैं न जन्मा हूं और न अनिश्वर हूं। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं उस तरह पैदा नहीं हुआ जिस तरह भारत के 140 करोड़ लोग पैदा हुए हैं। तो इसलिए उनका दबाव में आना स्वाभाविक है। रूस गए, फिर चीन, यूक्रेन गए, क्यों गए? वो ये कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि मैं ये युद्ध रुकवा सकता हूं, मैं समझौता करवा सकता हूं। और छोटा सा देश है यूक्रेन, जेलेंस्की का सॉरी, सऊदी अरब से हमने बात करी, सऊदी अरब जो है दोनों देशों के युद्धबंदियों को आपस में अदला बदली करवा रहा है। आप देखिए कि वहां पे जाके, अभी ब्रह्मा चेलानी ने लिखा, ब्रह्मा चेलानी कोई सरकार के विरोधियों में नहीं गिने जाते हैं, वो कोई ऐसे राइटर नहीं है, ऐसे विदेश के बारे में विशेषज्ञ नहीं है कि जो माना जाता है कि हमेशा सरकार की आलोचना करते रहते हो, समर्थकों में गिने जाते हैं आमतौर पे। उन्होंने लिखा कि जरूरत क्या थी जाने की आपको वहां पे, आप रूस गए, आप यूक्रेन गए सिर्फ ये बताने के लिए कि आप बहुत बड़े ताकतवर हैं,
आप ये कर सकते हैं। भाई इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही बोला था ना। बताइए, वो जो एक विज्ञापन आया था, ये और बता दें, हम लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि वाकई कोई लड़की यूक्रेन से आई थी वापस और उसने बोला था कि पापा ने वार रुकवा दी। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं वो बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ विज्ञापन था जिसमें लड़की बोलती है कि पापा ने वार रुकवा दी, हमें निकलवा दिया। तो प्रधानमंत्री ने खुद चुनाव में बोला था कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, बहुत सारे देशों के लोग फंसे हुए हैं और वहां सिर्फ एक पासपोर्ट चल रहा है, हमारा। हम युद्ध रुकवा देते हैं और बच्चे वहां से निकल आते हैं। और इस बात को किसने बोला? फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है ये कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया था, नड्डा जी ने बोला है कि युद्ध रुकवा दिया था, और हमारे विदेश मंत्रालय को तो बोलना पड़ता है ना। डिप्लोमेट्स तो ये सब झूठ नहीं बोल सकते। यहां आप नेताओं से बुलवा लो, मीडिया से बुलवा लो, डिप्लोमेट नहीं बोल सकते। भारत के प्रवक्ता ने, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर, और यह कहा उसने कि अगर हम अपने लोगों को निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा सकते तो हम क्या स्थायी रूप से युद्ध विराम नहीं करवा सकते थे? जी, बोलना पड़ा उसको। तो ये सारे दबाव तो आएंगे ना आपके ऊपर कि आप एक तरफ वहां कह रहे हो और वहां पे जाके जब जाते हो तो जेलेंस्की आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता। बड़ा, हम यही कभी कहा था आपसे, कुछ मुद्दों पे हम बात नहीं करते और कोई भी नहीं करता है आमतौर पे। एक विदेशी मामला है, एक रक्षा का मामला है, ये सब चीजें ऐसी होती है कि देश की इज्जत से जुड़ी हुई चीजें होती है, अस्मिता से जुड़ी हुई होती है, किसी सरकार से जुड़ी हुई नहीं होती। मगर इन्होंने मजबूर कर दिया इन सब चीजों में बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सऊदी अरब जैसा छोटा देश यूएई, वो करवा देता है समझौता। आप वो और कह रहे हैं वो जेलेंस्की कि आप जो है वहां से तेल खरीद रहे हैं, अगर तेल खरीदना आप बंद कर दें तो रूस अपने आप दबाव में आ जाएगा, और इसकी सफाई देना पड़ रही है जयशंकर को। खैर, तो ये दबाव की आपने बात करी, तो ये दबाव बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा हम चंपई सोरेन के बारे में बोल दें कि चंपई सोरेन आदिवासी शब्द का जिक्र कर रहे थे। अरे आप पहले बीजेपी को, मोदी जी को वनवासी कहना तो रुकवा दो। वो तो आदिवासी बोलते नहीं है। राहुल ने गुजरात चुनाव में कहा था कि आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वनवासी नहीं है। वनवासी का मतलब था जंगली। और बीजेपी और आरएसएस क्या बोलती है? वनवासी। उनकी वनवासी परिषद है। अब देखते हैं चंपई सोरेन उनसे वनवासी बोलना रुकवाते हैं कि नहीं। एक और बात जो हम बाद में भूल जाएंगे वो बताना जरूरी है। अभी जो अनिल जी ने कहा था प्रधानमंत्री के बारे में कि कोई प्रधानमंत्री जेल नहीं गया है, जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी को लोकसभा से गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया था। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर चुके हैं ये लोग। और प्रसंग आया है तो ये बता दें कि भोला पांडे एक युवक था, उसने उस टाइम एक विमान का अपहरण कर लिया था। पालम हवाई अड्डे से उसको वाराणसी ले गया था वहां पे। जो ही भोला पांडे नहीं रहे, इसलिए हमें याद आ गया कि अभी 4 दिन पहले है भोला पांडे का निधन हो गया। तो वो वहां से इसलिए बता रहे हैं हम ये बात कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अब एक और बात जो आपने आईसीसी का भी जिक्र कर दिया। जी जल्दी। देखिए, आईसीसी में भी भारत का ही महत्व है, किसी जयशाह का नहीं है। भारत क्रिकेट का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा यहां से रेवेन्यू देता है। भारत का दर्शक ही, चाहे वो टीवी में देखता हो और चाहे ग्राउंड में जाके देखता हो, अगर दुनिया में क्रिकेट जिंदा है तो उस क्रिकेट को जिंदा आर्थिक रूप से भारत ही रखे हुए है। और जयशाह जी बन गए, बड़ा मुबारक हो। हम नहीं कहेंगे कि ये परिवारवाद है, वही कहते रहे कि बाकी सब जगह परिवारवाद हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा। जयशाह की योग्यता होगी कुछ, लेकिन हम ये बता दें कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट प्रशासक भारत के बहुत बड़े हुए हैं। जगमोहन डालमिया, राज सिंह डूंगरपुर, देखते हैं जयशाह कितने बड़े क्रिकेट प्रशासक बन के दिखाते हैं। हम चाहते हैं बन के दिखाएं वो। लेकिन क्रिकेट के अंदर जो भारत का योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय टीम
का अपना एक दर्जा रहा है और प्रशासक के तौर पे एक अलग दर्जा रहा है हमारे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का। देखते हैं वो क्या होता है। अब एक लास्ट बात हम ये बता दें कि जो आप कह रहे थे दबाव की बात, तो देखिए दबाव जो है वो विदेश नीति का तो बताया है, देश की जो अपनी राजनीति है वो राजनीति सारी चलती है चुनाव से। और अभी कंगना रनौत ने जो वहां किया है, किसान तो वैसे ही नाराज थे और किसानों के खिलाफ जो ये बात कही है जिसको बीजेपी भी स्वीकार नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, कि किसानों की लाशें लटकी हुई थी और बलात्कार हो रहे थे। फिर वही बात है कि हम वो सब याद करना नहीं चाहते। कुलवंत कौर की एक सीआईएसएफ की महिला जवान थी, उसने रिएक्ट कर दिया था ना इसी बात पे कि उसकी मां को कहा था कि पैसे ले लेके जाती हो, कंगना रनौत ने कहा था, और अब कह रहे हैं बलात्कार। बताइए कितनी घृणित बात है कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे। आप मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है हरियाणा का चुनाव इन सब चीजों का जवाब देने वाला है। जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बात का जवाब देने वाला है कि आपने हमारा जो एक राज्य था, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्य का दर्जा आपने कम कर दिया हो। यह तो बहुत हुआ है कि जो केंद्र शासित राज्य थे उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हो, लेकिन पूर्ण राज्य का किसी के पास दर्जा हो उसमें दो काट छांट के आपने दो केंद्र शासित राज्य बना दिए हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कभी नहीं हुआ। आप छोटा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है, दूसरों की छाती आप छोटी कर रहे हैं राज्य का दर्जा बढ़ाने के बदले। और ये कांग्रेस ने भी कहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि हम पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई लड़ेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिलाएंगे। होना भी चाहिए। भाई देखिए, एक जो बात हम कह रहे थे कि विदेश नीति पे बात नहीं कम से कम हो जितनी अच्छा है, रक्षा पे बात जितनी कम से कम हो अच्छा है, वह चीन पे घुसपैठ करा के उन्होंने वो सब भी करवा दिया कि चीन अंदर घुसा बैठा है, ये कहते हैं कोई नहीं है। और जयशंकर को इसी पे कहना पड़ा था विदेश मंत्री को कि चीन से हम बात नहीं कर सकते। भारत के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारा विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन से हम बात नहीं कर सकते, चीन से हम बोल नहीं सकते। तो ये सारे जो मुद्दे हैं जिन पे बात नहीं करना चाहिए, वो सारे विषयों पे ये बात करवा लेते हैं। जी बिल्कुल। देश के लिए ये सब कोई अच्छी बातें नहीं है। देश बनता है उसके नागरिकों की, उसकी जनता की मजबूती से। उनको तो आप लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। नौकरी आप दे नहीं रहे, महंगाई आप बढ़ा रहे हो, स्वास्थ्य और शिक्षा जो सरकारी क्षेत्र में होती थी वो सब आपने खत्म कर दी है। तो कैसे होगा? तो ये जो सारी बातें हैं, इससे मोदी जी का दबाव में आना अपने आप में स्वाभाविक है। और लास्ट बात एक और कह दें, अब आपने इतने सारे मुद्दे कर दिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे बटेंगे के ऊपर, तो बटेंगे पे तो जो यादव जो है मुख्यमंत्री अगर होता है तो वो जब मुख्यमंत्री निवास छोड़ता है तो उसका घर आप गंगाजल से धुलवाते हैं। वो हिंदू नहीं है अखिलेश यादव जी। तो आप कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, आपका अमल जो है, वास्तविकता जो है वो बिल्कुल अलग है। और इन्हीं सब वजहों से मोदी जी को दबाव में आना पड़ता है और मोदी जी दबाव में हैं। जी दबाव में है, दबाव में है नरेंद्र मोदी। आखिर जरा आपसे भी समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, समय अब बहुत कम बचा है, आप 3-4 लोग हैं, थोड़ा जल्दी और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हम कर रहे हैं और उसमें भी ये दबाव की, क्या सचमुच आपको भी लगता है कि दबाव में है नरेंद्र मोदी? कहूं कि दबाव बहुत है। उस दबाव में क्या हो रहा है राजीव जी, गलतियां हो रही हैं और वो गलतियां जो है बहुत सारे लेवल पे परसेप्शन खराब कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बहुत सामान्य बात करें कि एग्जाम की डेट आगे कौन बढ़वाना चाहता है जिसकी तैयारी ना हो। अब हरियाणा के चुनाव में जो कक्षा का सबसे फिसड्डी स्टूडेंट होगा वो चाहेगा कि इम्तिहान ना हो या तारीख बढ़ जाए, अभी और याद कर लूँ कुंजी से, कुछ इंतजाम कर लूँ, पर्ची अर्ची बना लूँ, वही तो करेगा ना। तो आप गलत फैसले हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और क्राइसिस, मैं कई बार कह चुका हूँ राजीव जी
कि बीजेपी को क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। मोदी साहब को क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। वो ठीक है कि उनके पास सीबीआई है, ईडी है, सब बातें हैं। और एक और दो छोटी बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। चंपई सोरेन की बात हो रही है, चिट्ठी आपने पढ़ाई, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था। उन्होंने अमित शाह और मोदी को अपना क्रेडिट दिया है, उनको माना है। वो पार्टी में आए, सरकार में नहीं आए हैं। मोदी और अमित शाह सरकार में हैं, पार्टी में जेपी नड्डा हैं। तो उनके चश्मे के नए नंबर में जेपी नड्डा नहीं दिखाई दिए उनको, कहीं कोई कसर रह गई चश्मे में। और दूसरा कि जैसे वो भाषा आप देखिए कि पूरी वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी की भाषा बोलकर आप, बीजेपी तो पहले से है, यही भाषा बोल रही है। इसलिए मैंने क्या अलग पार्टी बनाते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी होती। अब बीजेपी में आप शामिल हो गए तो बीजेपी में यही भाषा बोलने वाले 50 लोग हैं, बिल्कुल। और उसके बाद भी सत्ता में नहीं आ पा रहे तमाम जगह पे, तो ये दिक्कत है। और दूसरी बात कि नड्डा जी का इन्होंने बहुत ही मतलब इस तरीके का तिरस्कार कोई करेगा कि आप पार्टी में आ रहे हैं और नड्डा जी भी अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष का नाम ही नहीं ले रहे, तो बड़ी अचरज की बात है। राजीव, रिप्लेस करने आए हैं। चलिए, ऐसे भी पार्टी खोज रही है एक अध्यक्ष का पद और अध्यक्ष मिल नहीं रहा। लेकिन बहुत दिनों से वो जो जात पूछ रहे थे राहुल गांधी की, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए, गायब हो गए शायद। संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि पहले वो बताए कुछ ऐसी, वो बहुत मतलब वो अभद्र भाषा का प्रयोग था, लेकिन आजकल सुनाई दिखाई। अगर आप लोगों को पढ़ रहे हो तो बताइएगा, मुझे तो नहीं, बहुत दिनों से नहीं दिखे। अनिल सिन्हा जी, लेकिन समझना चाहूँगा चंपई चाचा से लेकर इधर कुनबा कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन ये जो दबाव है वो तो साफ झलक रहा है। और दबाव का कारण क्या है? मतलब बहुत सारे उस विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है। अनिल जी पास अब जो क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में जो कहा उन्होंने, मैनेजमेंट की बात नहीं है। देखिए, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है, कोई प्रोग्राम है नहीं, एक हिंदुत्व का प्रोग्राम है। अब आदित्य मतलब देखिए, हम लोग कई बार हमको लगता है हम लोग भी बेईमानी करते हैं खुद के साथ भी। योगी आदित्यनाथ कब से विजनरी हो जाएंगे जो इन यूपी या देश के बारे में सोचेंगे? एक मठ के मठाधीश्वर मतलब पीठाधीश्वर हैं वो, और लिखते हैं अभी भी संविधान के खिलाफ है, लेकिन चल रहा है। तो वो तो यही कहेंगे बटेंगे कटेंगे, और या नहीं तो वो जो है कंगना रनौत है। तो इनको चॉइस, बीजेपी के पास चॉइस नहीं है। अब सुषमा स्वराज नहीं आ सकती है उनके पास, और न ये चाहते हैं न वो आएंगी। तो आप बीजेपी के पास जो जिसको आप कहते हैं स्टफ, जिसको जो कहते हैं अच्छे लोग, वो मिल नहीं रहे। आप चंपई सोरेन के बारे में एक लाइन करके खत्म करूंगा। अभी देखिए कि इन्होंने कहा जेपी नड्डा, वहां पर झारखंड का बीजेपी का कोई नेता नहीं है, वो शामिल हो रहे हैं पार्टी में, और अनाउंस किया वहां झारखंड बीजेपी का कोई लीडर नहीं है, और न उसके किसी का नाम लिया उन्होंने। अब ये ऐसा है कि कहीं से टपक पड़े हैं, अब उसको वहां की बीजेपी कहां से लेगी? तो आपने एक क्राइसिस बीजेपी में खुद क्रिएट कर लिया, जो झारखंड में अभी अगर वो जैसे था वैसे अगर रखते, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जो भी उनके साथ है, रघुवर दास, वो सब अपना इंतजाम करते, लड़ते। लेकिन आपने एक ऐसा आदमी लग लिया कि अब वो उनकी एनर्जी इसी को निपटाने में लगेगी। अब वो चाहे आप अमित शाह के रहिए, चाहे मोदी जी का गुणगान करते रहिए, पार्टी में इसमें कुछ होगा। तो ये जो मैनेजमेंट का मामला नहीं है, मामला ये है कि हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, ये अब चलेगा नहीं, और लेकिन चलाना वही चाहते हैं। और विदेश में भी वही बात है। मुझको लग रहा है, लास्ट लाइन कह रहा हूँ, मुझको लग रहा है क्या कि इनका जो थिंक टैंक या जो भी है वो सब इसी टाइप का है, जो मतलब कि बहुत ही जिसको कहेंगे कि किस तरह का नाम, मतलब कुछ रखना उनका ठीक नहीं होगा।
सब बहुत छोटा ओछा किस्म के लोग हैं, ये इन लोगों के सहारे जी रहे। इन्होंने पूरा समाप्त कर दिया है, बीजेपी की जो अपनी कैपेसिटी थी उसको भी खत्म कर दिया है। तो अब इनके लिए संभव नहीं है कि कोई चीज को रिस्पॉन्ड कर सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कैसे देखते हैं आप, ये दबाव की राजनीति में फंस गए, खुद दबाव डालने की कोशिश, खुद फंस चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि उनके सहयोगी भी? मैंने बुरी तरह, मैंने अगर सिर्फ हम लोग बांग्लादेश के हिंदुत्व वाले की बात करें, मैंने समय कम रह गया है तो मैं सिर्फ उसकी बात करता हूं। मुस्लिम तो घुसपैठिए हैं और हिंदुओं के लिए अपने बाह फैला करके तैयार हैं सीए के साथ, तो हिंदू क्यों नहीं आ जा रहे हैं और मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अगर वहां हिंदू ही संकट में है तो वो आ क्यों नहीं रहा है, और मुसलमान क्यों सीमा पार करके घुसपैठ करके आ रहे हैं जिनको आप रोक रहे हैं? और भारत सरकार की तैयारियों का आलम यह है कि बीएसएफ के डीजी का पोस्ट खाली है, सशस्त्र सीमा बल का डीजी एक्टिंग प्रभार में है, और ये आज से नहीं 1 महीना हो गया, और उससे पहले भी कई महीने से खाली था पोस्ट। तो अगर बीएसएफ का पोस्ट नहीं है, अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि सीमा पे ये एक बाड़ बनाना चाहते थे, बांग्लादेश सीमा पे घेरना चाहते थे कि पशुओं की तस्करी ना हो। पशुओं की तस्करी मतलब गाय की तस्करी होती है, और वो नहीं बना पाए, भारत नहीं बना पाया, और तय हुआ कि अक्टूबर में जब मीटिंग होगी डीजीज की तब उसमें डिसाइड होगा। अभी 1 महीना बाकी है। तो घुसपैठ का तो यह आलम है कि हिंदू आ नहीं रहा है, और जिसको नहीं आना है वो, एक वीडियो घूम रहा था व्हाट्सएप पे कि आराम से ताप ऊपर से लोग कूद करके फांद करके आ जाते हैं। तो क्या रोकने का इंतजाम है? और अगर आप 10 साल से यही कह रहे हैं घुसपैठी है, आप कह रहे थे ना वापस क्यों कर दे रहे हैं? वापस तो छोड़िए, नया आने को रोकने का इंतजाम नहीं हुआ है। और हिंदुओं के लिए पूरी तैयारी हुई है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम स्वागत करेंगे, तो वो आ नहीं रहा है और व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि हिंदू वहां सताए जा रहे हैं। एक अभी वीडियो आया था कि एक मास्टर से इस्तीफा लिखवा ले रहे हैं छात्र। तो इस तरह की तो हालत है। अब इसमें ये क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, मतलब इनको कुछ तैयारी ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ सोचा ही नहीं था कि आगे क्या करना है, या ये जानते ही नहीं थे कि आगे पूछा जा सकता है। ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट में विश्वास कर रहे थे कि सोचे थे हम जो चाहेंगे वही छपेगा और पूछेगा कौन हमसे, तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अब यह है कि कुछ सवाल उठने लगे हैं तो अब उनके पास जवाब ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर अभी राजनीति यानी सियासत अभी बहुत बाकी है देश में, और उसमें आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं। 2 राज्यों के चुनाव के बाद 2 राज्य और हैं, और उसके साथ साथ और कितने राज्य जुड़ेंगे ये आप देखेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बारी। महाराष्ट्र में एक साथी हमारे पूछ भी रहे थे कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या केंद्र की राजनीति पर उसका असर पड़ेगा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? गिरना तो दूर, गिरने की बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत गहरा असर पड़ेगा, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल, और उसमें भी बीजेपी और जो महायुति की सरकार है वो दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती है तो। और यही हालत आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे और यही हालत आप हरियाणा में भी देखेंगे। तो ये एक सवाल और भी आया हमारे किसी साथी के ज़रिए कि उधर राजस्थान में बहुत कुछ परिवर्तन, और अगले 2 से 3 महीने में क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है। राजस्थान में असंतोष ज़बरदस्त है और वसुंधरा राजे सिंधिया चुपचाप बैठी हुई नहीं है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या इधर महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी, आप याद रखिए कि योगी आदित्यनाथ अपनी चाल चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी चाल चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे और किस राजनीति की दिशा में खुद को ले जा रहे हैं, ले जा चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। बिहार में कभी भी नरेंद्र मोदी, माफ़ी चाहूँगा, नीतीश कुमार कभी भी कह सकते हैं कि अब बस, अब विधानसभा को भंग करिए और अब वहाँ चुनाव करवाइए। ये कभी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में। हो सकता है कि इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव की घंटी भी बज जाए। ये आपके सामने पहले हमारे साथी शकील अख्तर जी रख चुके हैं, आज दोबारा इस बात को रख रहा हूं। तो ये सब कुछ हो सकता है। और ऐसे में क्या आपको लगता है, जो इतने दबाव में है, इतना प्रेशर में है जो केंद्र की सरकार, उस पर असर नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, और खासकर तब जहां पर वो सत्तारूढ़ है,
हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में, और उसके साथ साथ अगर राजस्थान जैसा राज्य, यहाँ भी अगर गड़बड़ होता है, असम में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इंतज़ार कीजिए बहुत कुछ होने का, लेकिन अच्छा हो देश में, देश की जनता, आवाम खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ाई लिखाई बच्चे अच्छे से कर पाएँ, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, नौकरी सबको मिले और पेंशन की गारंटी मिले, ओपीएस की बात हो रही है, तो बहुत कुछ है। चलिए आगे इन सब पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय शाह को नौकरी मिल गई, नई नौकरी, उनको बधाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु जी और संजय कुमार सिंह साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।